हमारा यूजर आईडी है @पाठशाला0812। तो अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सहयोग प्रदान करें। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि विविधता क्या होती है, और इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विविधता एवं भेदभाव में क्या अंतर है। अक्सर होता है कि हम लोग भेदभाव और विविधता को समझ नहीं पाते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि अध्याय 2 में कि विविधता और भेदभाव में क्या अंतर होता है। कोई हमसे अलग है तो हमें उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। यदि हम उसके साथ कुछ खास प्रकार का व्यवहार करते हैं तो क्या वह हम उसकी विविधता के कारण करते हैं या हम उससे भेदभाव करते हैं। तो इसी सब के बारे में हम लोग आज इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि यहाँ देखते हैं कि इसमें दिया गया है कि पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरे से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इस अध्याय में हम लोग इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो हम चूंकि एनसीईआरटी को हमने आपको बताया था पहले भी कि ये हम लाइन बाय लाइन जो है पढ़ेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे कि एनसीईआरटी क्या कहते हैं, क्योंकि हमारी जो अभी नई परीक्षा पद्धति हो रही है वह बिटवीन द लाइन्स जो है उससे प्रश्न आते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो है वो बिटवीन द लाइन्स होते हैं, मतलब पंक्तियों के बीच में से जो है उठाया गया प्रश्न होता है। तो इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी को क्वालिटी वे में पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे, समझेंगे, तथ्यों के और जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी। तो शुरू करते हैं। पहले हम कुछ सवाल इसमें दिया गया है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जैसे अध्याय का नाम है कि विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, तो हम समझते हैं कि विविधता क्या होती है और भेदभाव क्या होता है। तो पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और फिर उसको स्पष्ट करते हैं क्या होता है। तो जैसे कि हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। अब जैसे देखिए कि हम लोग अभी जो हैं, जो हमारी वेशभूषा है, हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे रहते हैं, या कौन से खेल खेलते हैं, या कौन से उत्सव मनाते हैं, जो त्यौहार मनाते हैं, यह सब जो है वो हमारी भूगोल पर निर्भर करती है और उसी के साथ जो हमारा इतिहास है उस पर भी निर्भर करता है। कि आज जो हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं या हिंदुस्तानी भाषा बोल रहे हैं या कोई अंग्रेजी बोल रहे हैं या अपने क्षेत्रीय भाषा में बात कर रहे हैं, तो उनका एक अपना एक भौगोलिक इतिहास होगा। तो उसी के आधार पर वो आज की भाषा बोल रहे होंगे या फिर आज जो कपड़े पहन रहे होंगे। तो आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो है वह इन सब चीज़ों या हर जगह पे जो है इन सब चीज़ों का असर पड़ता है। अगर हम संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत में कितनी विविधताओं वाला देश है। ठीक है, तो कह रहा है कि हमारा देश भारत, हम लोग सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विविधता में एकता है। हमारे देश में विविधता में एकता है और हमारा जो देश है वह विविधताओं का देश है। तो देखते हैं किस प्रकार से हमारे देश में विविधता कायम है और कहाँ कहाँ भेदभाव किया जा रहा है, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, संसार में जो है 8 मुख्य धर्म हैं। ठीक है, और भारत में जो है उन 8 धर्मों का अनुयायी रहता है। यहाँ जो है वो 1600 से ज़्यादा भाषा बोली जाती है। ठीक है, और कुछ 100 से भी ज़्यादा तरह के लोक नृत्य किए जाते हैं। आप देखे होंगे कि जैसे कि तमिलनाडु जाएंगे तो वहाँ पे अलग भाषा होगी, अलग नृत्य है, अलग धर्म भी है कहीं कहीं। तो इन सब चीज़ों में हम लोग जो है बटे हुए हैं, या कहे तो हम लोग विविधता हैं, अनेक हैं। अब देखिए, ये जो विविधता है हमारे यहाँ बहुत सारे धर्मों के लिए हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनता है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे जो है न्यूज़ आते रहता है कि वहाँ पे जो है एक धर्म का, एक्स धर्म का इंसान जो है वाई धर्म पर हमला कर दिया, या वाई जो है एक्स के धार्मिक स्थान पर हमला कर दिया। तो इस तरीके का चीज़ हमको देखने को मिलता है। हम उनके साथ ज़्यादा सुरक्षित या आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। अब देखिए, जो एक तरह समान हो लोग होता है वह एक समान लोग जो है एक साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, समान दिखने वाला लोग जो है वो समान जो है पसंद करते हैं। जैसे आप विदेश जाते होंगे तो फटाक से जो है कोई हिंदुस्तानी या भारतीय लोग मिल जाते होंगे तो उनको अपनापन लगता होगा। तो वही होता है कि जो हमारी तरह दिखता है, हमारी तरह कपड़े पहनता है, हमारी तरह सोचता है, उनमें हमारा अपनापन आ जाता है। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होता है तो वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते या जान नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेता है। देखिए, अब क्या होता है, कोई अलग दिख रहा है हमसे तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि वो ऐसा दिख रहा है तो वो ऐसा होगा। ये सब हमारे दिमाग में पहले आ जाता है। ठीक है, तो हम किसी को देखकर पहले ही यह अनुमान कर लेते हैं कि वो एक्स की तरह दिख रहा है तो वो एक्स के प्रकार का होगा, या कोई इस तरह से दिख रहा है तो वो उस तरह का व्यक्ति होगा। तो इसको कहते हैं हम लोग पूर्वाग्रह, वही होता है पूर्वाग्रह। ठीक है,
तो पूर्वाग्रह का जो ज़्यादातर जो प्रचलित मीनिंग है वो नकारात्मक सेंस में लिया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नकारात्मक ही हो, कभी कभी सकारात्मक भी हो सकता है पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह को समझते हैं हम लोग। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि कह रहे कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। जैसे कुछ गांव के लोग मिल जाते हैं तो हम उनको अज्ञान समझते हैं, और शहर के लोग हैं तो वो बहुत पढ़े लिखे होंगे, आलसी होंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वो क्या होता है, पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है, ठीक है। तो हम जो लोगों को आलसी या कंजूस मानते हैं वो भी क्या है, एक प्रकार का पूर्वाग्रह है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं, उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप उससे क्या होगा कि हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा बोलता होगा। यदि हमारे मन में बैठ गया है कि हम अंग्रेजी को सबसे अच्छा समझ रहे हैं भाषा, तो हम अंग्रेजी बोलने वालों का बहुत इज्जत करेंगे, और जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं या किसी अन्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपने संवाद में, तो हम उनको अच्छा नहीं समझेंगे, उनको निम्नतर समझेंगे। तो जानते हैं पूर्वाग्रह, इसमें कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है। कह रहा है उन कथनों को देखिए जो आपके ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाए कि आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों के, इसमें कुछ सूची दिया। कह रहा है कि आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। अब इसमें अपने पूर्वाग्रह को इसमें टटोलना है हमें, कि देख रहा है कि आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं, मतलब जो भारत का होगा वो गाँव में रहेगा। गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, ये पूर्वाग्रह है सब में, कि जो गाँव का लोग है वो जो है टेक्नोलॉजी नहीं जानता होगा। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य हैं। शहरी लोग के बारे में कुछ इसी तरह का कथन दिया हुआ है, तो इनको देख करके हम लोग अपने को टटोलेंगे। तो ये अपने से खुद से पढ़ लीजिएगा, आगे हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए कि हम जो है वो कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। किन किन चीज़ों में, जैसे धार्मिक विश्वास के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, किसी के चमड़ी का रंग को लेकर के पूर्वाग्रही हो सकते हैं कि वो किस क्षेत्र से आता होगा, वो उसका रंग इस तरह का है तो, और वो किस तरह से बोलता है, उसकी भाषा को लेकर के भी, हम लोग कपड़े पहनते हैं इसको लेकर के पूर्वाग्रही हो सकते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के बारे में जो पूर्वाग्रह इतने पक्के से मान लेते हैं कि उनसे हम लोग दोस्ती करना तक नहीं चाहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो व्यवहार है उसके सामने हम लोग अच्छा नहीं बना पाते हैं और उनको जो है दुख पहुंचा पाते हैं जो हमसे भिन्न होता है। अब जैसे कि देखिए कि लड़का और लड़की में भेदभाव का समाज में एक ये बहुत बड़ा कारण है, इशू है। तो इसको हम लोग समझते हैं, लड़का और लड़की में भेदभाव का किस तरीके से किया जाता है। जैसे समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम सभी भेदभाव से परिचित हैं। भेदभाव तो हम लोग जानते हैं कि लड़का है तो इस तरह का काम नहीं कर सकते हो, लड़की हो तो तुम इस तरह का काम नहीं कर सकते हो। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें। एक लड़का या लड़की होने का क्या अर्थ होता है? आप में से कई कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, तो ऐसा होता है, तो ऐसे ही होता है, यह सोचने वाली बात है। आइए देखते हैं क्या सच्चाई है इसमें। कह रहा है कि हम लड़का और लड़की के बारे में जन्म लेते हैं तो ये प्रकृति जो है हमको भिन्न बना के भेजा है, तो समाज में भी भिन्नता बनी रहेगी। तो कुछ कथन दिया हुआ है, उसमें सोचते हैं आप लोग बताइए, आप लोग भी कुछ बताने का प्रयास कीजिएगा कि कौन लड़का के बारे में है कथन और कौन लड़की बन का। ये बहुत ही सुशील है। तो ये कथन आपको किसके बारे में लग रहा होगा? लड़की के बारे में लग रहा होगा, जो पूर्वाग्रह हमारे मन में बैठा हुआ है। कह रहे कि उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, ये भी लड़की का। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, तो ये लड़का का कथन लग रहा होगा। वे शरारती है, तो ये भी लड़का का कथन लग रहा होगा। वे नृत्य और चित्रकारी में निपुण है, तो ये गर्ल्स का कथन लग रहा होगा। वे रोते नहीं है, तो लड़का का कथन लग रहा होगा। वे उद्यमी है, तो ये भी लड़का का कथन लग रहा है। खेल में निपुण है, तो लड़का का कथन लग रहा है। खाना पकाने में निपुण है, तो गर्ल्स का कथन लग रहा होगा। वे भावुक है, तो गर्ल्स का कथन लग रहा होगा। ठीक है, जैसे भावुक है तो बॉयज़ का भी लग सकता है, ऐसा नहीं है। ये हम एक पूर्वाग्रह के आधार पर हम छांटने का प्रयास किए हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें से कोई जो है शारीरिक रूप से बलिष्ठ जो है लड़की नहीं हो सकती है, तो बिल्कुल भी होती है। यहाँ जो 10 कथन दिए गए थे उनमें हमें छांटना था, तो हमने इस तरह का पूर्वाग्रह के आधार पर अनुमान लगाया और आगे देखते हैं कि उसमें क्या कुछ बताया जा रहा है। अब जैसे देखिए कि यहाँ कुछ दिया गया है कथन। कह रहा है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। किसके बारे में? मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। मैं कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? इसमें ये लड़का दिव्यांग है, विकलांग है हाथ से या पैर से, तो इनमें इनके बारे में जो है कुछ कुछ बोला जाता है। लंगड़ाता है तो पैर से होगा, तो इनको लंगड़ा बोला जाएगा, तो कुछ बोला जाएगा। तो ऐसा कि अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बातों का, तो इनको जो है दुख होता होगा। जैसे ये बच्ची जो है व्हील चेयर पर है, तो इसके बारे में कुछ, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती। ये इसका भाव है इस लड़की का, वो इस तरीके से बोलना चाहती है। उनको जब कहता है तुम दूसरों से भिन्न दिखती हो, तो उनको क्या होता है? तकलीफ होता है। तो ये भेदभाव का एक क्या है, प्रतीक है ये। क्या उसका दिमाग सही है? जैसे अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जो देखते हैं कि विकलांग है तो हम लोग मान लेते हैं कि उसका जो मानसिक स्थिति भी होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, एबनॉर्मल होगा। तो ये भी क्या है, गलत है। कह रहा है ऊपर के चित्र को देख करके उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था,
जैसे कुछ बच्चा है उसमें दिया गया है जिनको पहले विकलांग कहते हैं, पर अब क्या है कि इस शब्द को बदलकर आज जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है खास ज़रूरतों वाले व्यक्ति। जैसे इनको खास ज़रूरत है व्हील चेयर का, इनको खास ज़रूरत है व्हील चेयर का, इनको खास ज़रूरत है बैसाखी का, तो इनको अब हम लोग क्या कहते हैं कि खास ज़रूरतों वाला बच्चा बोलते हैं या इंसान बोलते हैं, व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो पहले उनके बारे में बहुत सारे पूर्वाग्रह थे। अब क्या होता है कि हम लोग जो है अपना विचार जो है समाज को देख करके बनाते हैं। तो समाज में जो चीज़ें चली आती रहती हैं हम उन पर प्रश्न चिन्ह न लगाकर उनको हम लोग क्या करते हैं आत्मसात कर लेते हैं, तो वो चीज़ हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से ढलती जाती है और हम रूढ़िवादिता की तरफ जो है परंपरागत रूप की तरफ जो है बढ़ते जाते हैं। पर जब हम लोग पढ़ाई करते हैं चीज़ों को समझते हैं तो हम उनको तोड़ मरोड़ कर फिर जो है उनको अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। तो ये समाजशास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे भी आगे। कह रहा है कि इसमें से इसका एक्सप्लेनेशन कुछ किया हुआ है कि ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। ये क्लास में कह रहा है चर्चा करने के लिए। तो हमने आपको कुछ बताया कि समाज में हम लोग क्या करते हैं कि जो देखते हैं उसी को मानते चले आते हैं, तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो अब समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लड़का और लड़की के बारे में एग्जाम्पल दिया हुआ था, कुछ कथन दिया हुआ था, उनमें से एक कथन को लिया है कि वे रोते नहीं। रोते नहीं से आप लड़का और लड़की का क्या फ़र्क पता कर सकते हैं। तो अक्सर हम लोग देखे हुए हैं कहते हुए मम्मी को, दादा को, दादी को, पापा को कि तुम क्या लड़कियों की तरह रोते हो। तो इसका मतलब ये होता है कि लड़के रोते नहीं हैं और लड़के रोते नहीं हैं। रोना जो है वो लड़कों का गुण नहीं है, सिर्फ लड़कियों का गुण है। तो यहाँ क्या है, भेदभाव हो गया। जैसे यहाँ दिया रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। इसका कहने का मतलब है कि लड़के बहादुर होते हैं और लड़कियाँ बहादुर नहीं होती हैं, तो ये लड़कियों के साथ भेदभाव हुआ। लड़के रोते नहीं हैं, लड़के को दुख लगेगा, कष्ट लगेगा। एक कहावत भी नहीं आया है, सिनेमा में आया था, मर्द सिनेमा में, कि मर्द को दर्द नहीं होता। तो ये सब जो है परंपरा, ये सब बातें जो है ये सब फिजूल की बातें हैं और इससे हमें में जो है वह भेदभाव दिखता है और हमारी जो है वह हरकत दिखती है कि हम जो है अपने से भिन्न वाले के प्रति क्या सोच रखते हैं और किस तरह का व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो लड़के को भी अक्सर ऐसा होना भी चाहिए कि लड़के को भी रोना आ सकता है। बच्चे में अक्सर होता है, या बड़े होने के बाद लड़के जो रोना थोड़ा कम कर देते हैं या नहीं करते हैं, ये गलत बात है। किसी को भी कष्ट हो या ऐसा कुछ लगे कि उसको रोना चाहिए तो रोना भी चाहिए। आपको पता होगा कि जब मनोचिकित्सक के पास जाइएगा तो ऐसे मानसिक रोगी समझा जाता है जो रोता नहीं है। ठीक है ना, तो वो जो है एक थेरेपी करता है जिसमें उनको रुलाया जाता है। एक विपासना करके जो है एक सेंटर चलता है, वहाँ भी जो है ध्यान सिखाते सिखाते जो है कई बार लोग रोने लगते हैं। तो ये एक थेरेपी भी है कि रोना चाहिए जब भी कष्ट हो, ऐसा कुछ लगे और सामान्य सा प्रतीत हो तो जब रोना आए तो रो लेना चाहिए। नहीं कि हम लड़के हैं तो नहीं रोएंगे और लड़की हैं तो सिर्फ रोना ही हमारा धर्म है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक कथन दिया हुआ कि वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की है, तो वे लड़की हो क्यों? लड़का कोमल और मृदु स्वभाव की क्यों नहीं हो सकता भाई? लड़का सुशील क्यों नहीं हो सकता है? तो ये कथन लड़की पर ही क्यों लागू होगा? जो लड़का होगा वो हमेशा क्या कठोर स्वभाव का ही होगा, वो भी तो मृदु हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और चर्चा करेंगे आगे भी। तो अक्सर हम लोग सुनते आ रहे हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती है, तो ये समाज में भिन्नता दिखाती है, भेदभाव दर्शाती है। ठीक है, अब देखिए रूढ़िवादी धारणाएं बनाना कैसे क्या होता है, रूढ़िवादी धारणाएं क्या होती है। तो पहले समझते हैं रूढ़िवादी धारणा क्या होता है। अब देखिए जब हम किसी लोग से मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो उनके बारे में एक छवि बना लेते हैं। उनको देखकर, उनसे बातें करके या कुछ भी उनका अनुसरण करके हम क्या करते हैं, उनके बारे में एक छवि बांध देते हैं और ये छवि इतना पक्का कर लेते हैं कि हम उनके बारे में वही चीज़ हमेशा सोचते रहते हैं, वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है पक्की तरह से। तो उसी को हम लोग कहते हैं रूढ़िवादी धारणा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी बार किसी खास देश को लेकर के, धर्म को या लिंग को लेकर के किसी कारण से क्या करते हैं, हम लोग कुछ बना बैठते हैं। जैसे कुछ कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं किसी को भी, कोई अलग देश का। जैसे हम लोग अभी तो सबसे ज़्यादा सेफ रहता है पाकिस्तान का नाम लेना। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान का है तो ये टेररिस्ट ही होगा या गलती होगा, चीन का है तो उसी तरह का होगा। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ हम लोग क्या करते हैं, एक रूढ़िवादी धारणा बना लेते हैं, परंतु हो सकता है कि हमारा सोचना गलत भी हो। तो ऐसा दरअसल हम क्या करते हैं, उनके मन में पक्की धारणा, उनके बारे में मन में, अपने मन में एक पक्की धारणा बना लेने का कारण होता है जो हम उनके बारे में कुछ भी सोच लेते हैं। ठीक है, तो हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। हर देश में, हर धर्म में जो है कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल जाता है। सिर्फ कुछ देश में या कुछ समूह में, कुछ धर्म में ऐसा होना जो है वाजिब नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की धारणा हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देता है। अब देखिए हम पहले से यदि धारणा बना लेंगे किसी के बारे में, जैसे ए पर्सन है, ए के बारे में हम लोग कुछ उसके गुण स्वभाव को लेकर के या उनके कुछ रंग को लेकर के धारणा बना लिए, तो किसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ खास तरह की धारणा जो है बना लेते हैं, तो हम उसके बियॉन्ड जा करके जो है उसके बारे में कुछ नए चीज़ों का पता नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे कि चीन जो है, ऐसा माना जाता था कि समुद्र पार करना, कन्फ्यूशियसवाद में, कि समुद्र पार करना नहीं चाहिए चीनी लोगों को, धर्म के विरुद्ध है या फिर उससे विनाश होता है। तो चीन क्या हो गया, खोज पे नहीं निकला। तो यूरोप क्या हो गया, तो उससे आगे निकल गया खोज में उस समय। तो ये क्या है, एक ये भी एक रूढ़िवादी धारणा है। धारणा बन गया तो हम नहीं देखेंगे। उसी तरीके से बहुत सारे कल्चर में, बहुत सारे चीज़ों में चलता है ये चीज़
कि हम लोग जो है कुछ मिल जाता है तो हम उसको बियॉन्ड जा करके देखने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है रूढ़िवादी धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को क्या करता है, एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देता है। जैसे बूढ़े पुराने को देखते होंगे, माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का अक्सर हम सब पर क्या करता है, पड़ता है, असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें क्या करता है, ऐसे काम करने से रोक देता है जिनके बारे में काबिलियत हमें होता है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो हमें होती है गुण, पर हम नहीं कर पाते हैं इसी रूढ़िवादी सोच की तरफ वजह से और उसके मानने की वजह से। अब देखिए समझते हैं कि असमानता एवं भेदभाव क्या होता है। देखिए भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। इन दो शब्दों को हमने समझा था कि पूर्वाग्रह क्या होता है, रूढ़िबद्ध क्या होता है। तो अब उसके आधार पर यदि हम किसी के साथ कोई व्यवहार करेंगे तो उससे क्या हो गया, भेदभाव आएगा। जैसे लेते हैं कि अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, ठीक है, या दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हमारे समाज में बहुल मात्रा में देखने को मिलती होंगी। अब भेदभाव कई कारणों से हो सकता है, इसका कारण बहुत सारे हो सकता है। जैसे कि पिछले पार्ट में हम लोग समीर 1 और समीर 2 का एक उदाहरण देखे थे, तो उसमें देखे थे कि उसमें क्या था, भेदभाव भी था और असमानता भी थे, जो दोनों क्या था, बहुत भिन्न था। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ले लीजिए कि उनके धर्म की ही बात ले लेते हैं। ठीक है, उनका धर्म दोनों का अलग था, तो विविधता का एक पहलू भी तो है कि अलग अलग धर्म का व्यक्ति हो सकता है, पर यह भेदभाव का कारण बन सकता है। कैसे बना, तो चूंकि समीर 1 जो है वह क्या था, अलग धर्म का था, और समीर 2 जो है अलग धर्म का था, तो उनको जो है उस जाति का टिप्पणियां सुनने को मिली, देखने को मिली, उन पर शक्का निगाह से देखा गया था, तो क्या होगा, ये भेदभाव हो गया। एक अंतर जो है दोनों में आर्थिक पृष्ठभूमि का भी था। समीर 2 गरीब था, यह भी विविधता का पहलू है, और समीर 1 क्या था, अमीर था, तो यह तो असमानता भी है। तो बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े या घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होता है। ठीक है, तो इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। जैसे देखते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, वो हो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिनके पास कम पैसे होते हैं या नहीं होते हैं वो जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो सरकारी अस्पतालों का व्यवस्था देखते हैं आप किस प्रकार से होता है, कम होता है। तो कुछ लोगों में विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग कभी कभी विविधता के आधार पर भी, जैसे अलग भाषा बोल रहा है तो हम लोग उस भाषा के खास भाषा को लेकर टिप्पणी कस देते हैं, तो ये वहाँ पे उसके विविधता के कारण भी हम लोग क्या करते हैं, उस पर भेदभाव करते हैं। कुछ असमानता है, आर्थिक रूप से कमजोर है तो कहते हैं कि तुमसे तो ये नहीं हो रहा है, ये नहीं करने वाला, तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया, हम उसकी असमानता के कारण भी हम क्या किया, उससे भेदभाव कर दिए। ठीक है, तो बहुत सारे कारण होता है, तो जिसमें से एक कारण कह रहा है कि इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्रों के लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, जैसे देखते हैं कि यहाँ पे दलित का समझते हैं कि कह रहे हैं दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत क्या समझते हैं, अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे हम लोग दलित को अछूत भी कह के बुलाते हैं, पर वह दलित कहलाना पसंद करेगा, अछूत नहीं। तो दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, जो कुचला गया। कुचला मतलब ऐसे नहीं कुचलते, वैसे कुचला भी जाता था दलितों को। ठीक है, दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। अब जिनका नाम ही का, जिनको बुलाया जाने वाला संकेतक जो शब्द है उसमें ही है दबा कर रखने जाने वाला, तो सोच सकते हैं आपके किस स्तर का होगा वो। तो सरकार ऐसे लोगों को अब जो है अनुसूचित जाति के वर्ग में रखता है, उनका एक वर्ग दे दिया है कास्ट का, अनुसूचित जाति 80 कहते हैं उसको, शेड्यूल कास्ट, तो उसके वर्ग में रखता है। ठीक है, अब इसमें कुछ यहाँ प्रश्न है, रूढ़िवादी धारणा एवं भेदभाव में क्या अंतर है आपके अनुसार, जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है, तो ये अनुभव कीजिए। जैसे एक कहानी दिया हुआ है दलित नेता का, तो भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। उनकी जो बायोग्राफी है उनमें लिखा है। उनका जन्म जो है महाराष्ट्र में 1901 में हुआ था। जब वे केवल 9 साल के थे, वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। ठीक है, सॉरी 1901 में जो है उनको जो है ये घटना हुआ था जब वो 9 साल के थे, और अब कोरेगांव में जो है अपने भाइयों के साथ जो है पिता से मिलने गए थे। तो वहाँ क्या किया था, जब ट्रेन जो है स्टेशन पर आया तो वहाँ जो है गाड़ी रुकी, लड़का उतरा, दोनों भाई सब मिल उतरे, तो उनको क्या था, हमने बड़ी देर इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन में पूछने आ गए, उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए।
ठीक है। तो स्टेशन मास्टर उनसे पूछने आया, वो देखिए क्या वो कहीं से ट्रेन से आया, ट्रेन से आकर के प्लेटफॉर्म पे जो है रुका, वेट कर रहा था। उनके पिताजी उनको लेने आने वाले थे, लेने नहीं आए, तो वे इंतजार करते रहे। तो सब चला गया। तो स्टेशन मास्टर उनसे पूछा, तो उससे टिकट मांगा, तो टिकट उनको दिखा दिया। फिर उनसे पूछा कि यहाँ क्यों रुके हुए हो, तो वो बताया कि हमें कोरेगांव जो है जाना है, हमारे पिताजी या उनके नौकर आने का इंतजार कर रहा था। ठीक है। तो दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था, और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं, उनको पता नहीं था उनके बारे में, जाने रास्ते के बारे में। तो उसमें जो है उस समय जो है उनके पिताजी के पास नौकर था, अच्छे खासे पोस्ट पर थे, पद पर थे। तो वे जो है बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। कपड़ों और बोली से कोई यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो क्या है, अछूत है। तो स्टेशन मास्टर को लगा कि यह जो है हम ब्राह्मण का बच्चा है, और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़ा परेशान हो गया कि ब्राह्मण का बच्चा है और वो इतना परेशान है। तो उससे क्या हुआ, उनको तकलीफ हुआ। तो जैसा कि हिंदुओं में होता ही है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन है। जब पूछा कौन है, तो बिना एक पल सोचे उनके मुंह से निकल गया कि क्या है, हम महार हैं। तो अब महार जो है अछूत माना जाता था बम्बई प्रांत में। तो उनको जो है स्टेशन में एकदम से धक्का लगा, वो बहुत चक्का रह गया। उनको आश्चर्य हुआ कि इतना जो है अच्छा दिखने वाला जो है कैसे जो है ये हो गया। और उसके बाद से जो है सुनते ही उसके चेहरा पर क्या आ गया कि नाक मुँह सिकोड़ने लगा, भावभीनी हो गया, अजीब सी उनको जो है घृणा होने लगी। जैसे ही उन मेरा सीना, तो वो अपने कमरे में वापस चले गए। कौन, स्टेशन मास्टर। उनको छोड़ दिया वहीं पर खड़े। 15-20 मिनट जब बीत गया तो बिल्कुल अंधेरा होने को चला था, तो कोई नहीं आए। तो उनका नौकर स्टेशन छोड़कर चले गए थे, तो वो काफ़ी घबरा गया दोनों। ठीक है। फिर यहीं भी नहीं, आगे भी है। तो यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह का भावना था उनका, अब जो है उदासी जो है ले लिया था। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर फिर से लौट के आया, तो पूछा कि क्या करने की सोच रहे हैं, मतलब जाना है कि रुकना है, क्या करना है। तो स्टेशन मास्टर को बोला कि हमको कोई सवारी गाड़ी मिल जाएगा, बैलगाड़ी मिल जाएगा तो हम चले जाएंगे। बैलगाड़ी को भाड़ा भी देना चाहता था वो, ज़रूरत से ज़्यादा भाड़ा, ज़रूरत जितना उचित था उससे ज़्यादा भाड़ा देना चाहता, परंतु उनको जाति को लेकर कोई भाड़ा जाने को तैयार नहीं होता। अंत में जो है एक गाड़ीवान जो है तैयार हुआ, दुगुना जो है किराया देने को तैयार थे, पर एहसास हुआ कि पैसे से नहीं बन सकते। तो स्टेशन में हमारे लिए गाड़ीवान को तोलमोल कर चुपचाप खड़े हो गए, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। ठीक है। तो तोलमोल करके कैसे करके उनको गाड़ी मिला, तब वो पहुँचे। तो ये था उनके लाइफ का कि किस तरीके से एक जो है इतने अच्छे, इतने साफ ढंग से रहने के बावजूद जो है उनको रूढ़िवादी परंपरा का, रूढ़िवादी सोच का जो है क्या असर पड़ता है हमारे पर, हम पर, कि हम कुछ नहीं अच्छा सोच पाते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। है ना, कितना दुख देने वाली बात है ये। तो ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए भी संघर्ष शामिल था। ठीक है ना। तो हम लोग जो आज़ादी लिए हैं तो उसमें सिर्फ ये नहीं लिए हैं आज़ादी कि हमें जो है आप चले जाइए देश से, हम समाज में स्टेटस भी बराबरी का चाहते थे। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ भी उन्होंने, हमारी देखिएगा कि बहुत सारे आदिवासी आंदोलन जो हुआ वह इन्हीं चीज़ों को लेकर के हुआ। किसान आंदोलन, बहुत सारे आंदोलनों जो का कारण भी था यही कि उन्हें अमीरों के द्वारा गरीबों को या दलितों को दबाया जाता था, उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों को। ठीक है। तो बहुत सारे दलितों को जो है संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया था। इनमें जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनके खिलाफ नेता बने थे उस समय। तो इसमें कहा है कि दलितों के अलावा अन्य समुदाय भी है जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास जरूरत वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। ये कह रहा है चर्चा करने के लिए। तो जैसे शिक्षा का अधिकार था, पहले नहीं था उन लोगों को शिक्षा का अधिकार, तो उन्हें शिक्षा का अधिकार के लिए लड़ा। किसानों और दलितों के बारे में हमको आपको बता ही दिए कि ऊंची ब्याज दर छुटकारा दिलाने संघर्ष लड़ा। 1947 में जब आज़ाद हुआ देश, तब एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है, और उन लोगों ने उसके खिलाफ क्या किया, किस तरह से संघर्ष किया। तो कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे। जैसे एक नाम तो है सबसे प्रचलित, डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे क्या होगा कि भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाने लगा। हमें नागरिकता का अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार मिला हमको, समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया। ये एक नैतिक मूल्य है जो सारे भारतीयों को एक दूसरे से क्या करती है, जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त होने का जो मिला। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह जो है देखा जाने लगा, और कानून से खत्म कर दिया गया, कानून बनाया गया अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए आज़ाद कर दिए गए। ठीक है। मतलब संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया कि लोग अपनी पसंद का काम चुन सकता है, नौकरी चुन सकता है, खुली जगह में कहीं भी रहने बसने सभी जगह का क्या दिया गया, उनको अधिकार दिया गया। विशेष जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं को डाला गया कि वो इन लोगों को ध्यान रखा करें और इनको लेकर के जो है क्या किया, संविधान का निर्माण किया जाए। तो गरीब को मुख्यधारा से अलग थलग न पड़ जाए उसके लिए जो है संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना चाहिए।
उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अगर विविधता का यदि हम इज्जत करेंगे, उसको मूल्यवान मानेंगे, तो समानता को हम सुनिश्चित कर पाएंगे। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होगा समानता को लाने में समाज में। उन्होंने यह भी महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत को क्या बनाया गया, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया, जहाँ लोग जो है बिना भेदभाव का अपने धर्म का पालन करेगा। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब धर्म से दूरी नहीं होता है, सभी अपने धर्म को समान रूप से मानेंगे। तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा। तो ये धर्मनिरपेक्ष देश का भावना आया, क्योंकि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो ऐसा कारक जो है हमारी एकता के लिए बनाई जाएगी। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया। यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। इसका मतलब ये हो गया कि आज भी हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे समाज में आज भी असमानता है। असमानता या समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए और संघर्ष और आंदोलन सरकार द्वारा उठाए जाने की बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कि समानता को समाज में लाने के लिए जो है और भी कदम सरकार के द्वारा उठाई जानी चाहिए। तो ये था इस अध्याय का कुछ समानता और भेदभाव पर डिस्कशन। तो ये अध्याय तो यहाँ समाप्त हो गई।